Welcome to EduX। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के जो सिलेबस हैं उसका सबसे पहले हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने जैसा कि कहा, ये देख रहे हैं आप क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक हमें देखने को मिलेगा वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम स्थिर वैद्युत के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम देखेंगे और ये हमारा पहला ही लेक्चर रहेगा, आज के लेक्चर में उसका भी हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम स्थिर वैद्युत के नाम से जानते हैं, और स्थिर वैद्युत है तो देखिए सबसे यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है चार्ज को लेकर के। आवेश से ही हम कैटेगराइज करेंगे कि वो स्थिर वैद्युत है या फिर वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। तो आवेश के कारण ही उसका वर्गीकरण हम करेंगे। और एक जो थर्ड टॉपिक होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो आप देखेंगे ये तीन टॉपिक, एक आता है यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और आप ये देख रहे हैं कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखा हुआ है, ये देखिए आप थर्ड। ये तीन टॉपिक्स पर हम आवेश के ही जो गुण होते हैं, और इसमें एक्चुअली इन सब को मिला करके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूनिट 1 है, ये यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 में आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन सब को यदि, और ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। आपका यूनिट नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो आप देखेंगे कि करंट के कारण किस प्रकार से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और एक आपका ये, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में चर्चा की थी। तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इन सब में यदि हम इस सब को मिला करके एक टॉपिक का नाम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे आपके 5 यूनिट में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही हम अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात वैद्युत चुंबकत्व का ही अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश है, तो आवेश का अपना एक क्षेत्र होगा, उस पर कुछ न कुछ बल वहाँ पर लगेंगे, और बल के कारण क्या होगा कि कुछ न कुछ विभव आएगा, विभव के बाद हम धारिता की बात करेंगे। तो इस प्रकार की कुछ जो टॉपिक्स हैं और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कूलॉम का नियम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि जब चार्ज जो है मोशन करता है तब वो मोशन करने से क्या होगा, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तो करंट आएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहाँ पर विभव आएगा, और विभव आने से क्या होगा, वहाँ पर फिर ओम्स का लॉ वगैरह का जो हम स्टडी करके अपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ के आए हुए हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कुंडली में जब धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली की चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे जो रूल्स होते हैं, मोटर वाइंडिंग्स वगैरह हम देखते हैं, तो ये किसी का उदाहरण होता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इस यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है उसका भी स्टडी करेंगे, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होता है उन सब का हम फाइंड यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में हम बात करते हैं, तो देखते हैं, आपने सुना होगा दिष्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, डीसी जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है तो इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यहाँ पर हम किस प्रकार से इंड्यूस्ड की बात करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करके, तो यहाँ पर कुंडली की बात करेंगे। यहाँ पर आप माइकल फैराडे द्वारा किस प्रकार से इंडक्शन पर जो थ्योरी दी गई है उसका हम अध्ययन करेंगे। ये हो गए आपके 4 यूनिट। और एक मैंने जो बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे हम देखते हैं घर में आप टीवी देखते होंगे तो रिमोट का यूज़ करते हैं, तो वो वेव्स हमको दिखाई नहीं देता एक्चुअल में, लेकिन उससे कहीं ना कहीं यदि आप रिमोट को वहाँ पर प्रेस करेंगे बटन को, तो आप देखेंगे कि चैनल्स जो होते हैं चेंज होने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे मैंने 5 टॉपिक बताई, और एक अभी देखो 6th टॉपिक ऑप्टिक्स का है। तो ऑप्टिक्स क्या होता है इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या क्या ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ के आए हुए हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, या विवर्तन की घटना पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का
यहाँ पर विवर्तन है, ध्रुवण है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने की मिलेगी। और वो भी एक समतल कांच के लिए भी पढ़ेंगे, गोली दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे, और जैसे प्रिज्म में आप वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं तो भी वहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जो विकिरण होती है या जो कोई पदार्थ होता है उसकी दो प्रकृति देखने को मिलती है। कई सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इससे प्रूफ होता है। जब डी ब्रॉगली का थ्योरी आया था वहाँ पर भी आप देखेंगे कि पदार्थ के दो नेचर होते हैं, दो प्रकृति होते हैं, तो इन सब का स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। फिर हम देखते हैं एटम एंड न्यूक्लियाई का। तो हम जानते हैं कि कई जैसे पदार्थ, हम जानते हैं पदार्थ जो होता है वो कई सारे अणुओं से मिलकर के बना होता है। अणु खुद परमाणु से, और परमाणु के जो और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर के बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप देखेंगे E/m का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है। फिर नाभिक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक एटम्स का जो न्यूक्लियाई होता है वहाँ पर आप देखेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, नाम सुना होगा कभी, या नाभिकीय विखंडन कैसे होता है, संलयन कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप देखते हैं ये सेमीकंडक्टर पर आधारित होती है। जैसे आजकल हमारा एंड्रॉयड सेट होता है, मोबाइल का जितना भी आप देखेंगे ये सब जिनका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर पर आधारित है ये सारी डिवाइसेस, तो उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम 12th का ये सिलेबस है आपके सामने। और इन सिलेबस में, क्योंकि देखिए आपने लास्ट ईयर में जो पढ़ा है वो मैकेनिक्स के मोस्टली पोर्शन को कवर किया हुआ है फिजिक्स में, तो ये भी फिजिक्स की ही शाखाओं में से एक शाखा है जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा, या ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स को भी इसमें आप देख सकते हैं दो टाइप्स हो जाते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो अभी तक मैंने केवल और केवल आपको 12th के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, या जो फिजिक्स के क्या कौन सी ब्रांच है जिसका हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक तो आप देख रहे हैं कि 5 यूनिट कवर कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मार्क्स कितना कवर करेगा। तो आप देखेंगे कि पहले के जो 2 यूनिट हैं वो इसमें 17 मार्क्स हैं, और इसके बाद जो 2 यूनिट्स हैं उसमें ये 16 मार्क्स का है, ये 17 मार्क्स के हैं, और आपके ये वाली यूनिट्स ये हो गए। अब देखेंगे ये दोनों कवर करते हैं 18 मार्क्स, और आपके ये दोनों यूनिट्स कवर करेंगे 12 मार्क्स, और लास्ट का यूनिट जो होता है वो है आपका 7 मार्क्स की। तो इस तरीके से टोटल आप मार्क्स यदि टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 मार्क्स के हैं। तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के इसको तैयारी करना है ताकि हम 12th, क्योंकि एक प्रकार से बोर्ड एग्जाम है, तो वहाँ पर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक्स में जो बेसिक आपका पहला जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, वहाँ पर आवेश ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्थिर वैद्युत है, यहाँ पर क्या बात ध्यान दे सकते हैं हम, यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि यहाँ पर स्टडी किसका करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज, आवेश का ही अध्ययन है। अब देखिए ये आवेश कितना महत्वपूर्ण होता है उसका स्टडी हम अभी करने वाले हैं। आपको फिर ये ब्रांचेस भी समझ में आ जाएगी कि कैसे ब्रांच बनता है। तो देखिए स्टडी ऑफ चार्ज जिसमें का आवेश का अध्ययन, तो भाई ये आवेश अभी क्या होता है इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज को किस तरीके से, जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है, यांत्रिकी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई ऐसी वस्तु होती है जो दृश्य होती है, विजिबल होता है, जहाँ पर न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल थे, तो वहाँ पर उसको हम मूव करते देखते हैं। जैसे मार्कर की गति हो गई, मोटरसाइकिल व्हीकल की गति, या मनुष्य की गति, इन सब के बारे में, इन सब के गति का अध्ययन किया है। यहाँ हम इस एक ऐसे कण का अध्ययन कर रहे हैं जो कि अदृश्य है, और वो कौन है, आवेश। आवेश को क्या हमने देखा है, क्या नहीं देखा, फिर भी वैज्ञानिकों ने जो नामनकल्चर किया हुआ है उसका हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आवेश का। तो देखिए आवेश को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जब आवेश स्थिर हो, चार्ज एट रेस्ट, उसके मोशन के आधार पर, आपने इसके पहले 11th में पढ़ा होगा विरामावस्था, गत्यावस्था। तो जब आप देखते हैं कि चार्ज एट रेस्ट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, रेस्ट में मतलब विरामावस्था में, तब हम स्टडी जो करेंगे, जब आवेश स्थिर होता है तब हम किसका अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत का। और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब इसमें क्या अध्ययन करेंगे, इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहले क्षेत्र पढ़ेंगे क्योंकि आवेश का अपना क्षेत्र होगा।
क्षेत्र के बाद इसमें हम देखेंगे कि बल होगा, बल के बाद आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसका हम पहले हमको ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक आप देख सकते हैं, एक आएगा इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पश्चात आप देखते हैं एक जो महत्वपूर्ण पैरामीटर होगा वो होगा विभव। विभव है, धारिता है, विद्युत विभव जिसको हम कहते हैं, विभव पढ़ेंगे, धारिता का अध्ययन करेंगे इसमें, और एक जो इम्पोर्टेंट है कि विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं जिसका अध्ययन हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करने वाले हैं। इसमें गॉस का नियम भी आता है जिसका हम स्टडी करेंगे, और गॉस के नियम का एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और वो रूल्स क्या हैं जिसके बेस पर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया जब चार्ज रेस्ट में होता है तब की बात। अब सेकेंड पार्ट जब हम देखते हैं, जब वो एक अचर वेग से व्हेन चार्ज मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, जब वो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे, इसको हम क्या कहते हैं v वेग से मान लो गति कर रहा है, उस समय क्या देखेंगे, क्योंकि जैसे भी हम जानते हैं गतिशील आवेश धारा उत्पन्न करते हैं, आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, आप ऐसा भी पढ़ते हैं I = Q/T पढ़ते हैं। तो ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे हमने ये बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत हम स्टडी करते हैं। तो पहला जो पोर्शन हो गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा पार्ट हम देखते हैं इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम धारा विद्युत के नाम से भी जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहते हैं, धारा विद्युत। तो ये बात हो गई। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर तीसरा जो हम बात करेंगे इसके तीसरे टाइप्स में। अब देखिए अभी तो ये एक अचर वेग से मोशन कर रहा था, एक नियत वेग से गति करता है, तब इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। यही यदि एक्सेलरेट होने लगे, त्वरित होने लगे, व्हेन चार्ज एक्सेलरेटेड को कहते हैं त्वरित गति करने लगी, तब क्या देखेंगे, ए त्वरण से क्या करने लगे, गति करने लगे, तब आप देखेंगे है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या देखते हैं, वही मैग्नेटिज्म जो मैंने आपको इसके पहले भी बात कही थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मोस्टली कवर करता है ये जो सारे यूनिट्स हैं, आपको बताया 5 यूनिट तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात विद्युत चुंबकत्व की हम बात करेंगे, धारा के साथ साथ आप चुंबकीय फील्ड का भी अध्ययन करते हैं। और उसके बाद EMI जो हमने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमने चर्चा की थी, यहाँ पर EMW जिसको कहते हैं, ये देखिए ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको EMW, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं एक्सरे वगैरह है बॉडी में, जो हमारा जैसे हम जानते हैं नॉर्मल कैमरा क्या करता है, हमारे फिजिकल बॉडी का पिक वहाँ पर वो क्लिक करता है, बट यदि हमें बॉडी के इनसाइड में जो बोन्स है कहीं फ्रैक्चर हो जाता है उसका स्टडी करनी है, एक्सरे वगैरह कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का वेव्स का जो यूज़ करते हैं, तो ये इस फील्ड में आ जाता है। देखिए अभी तक मैंने केवल आपको बेसिक इसके बारे में जानकारी दी है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए, यहाँ आपने देखा कि चार्ज जो है वो चार्ज के स्थिर रहने से एक ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच हो गई। अब ये साइंस का ही ब्रांच है, फिजिक्स का ही ब्रांच है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन चार्ज एट रेस्ट देन वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड देन वी आर स्टडिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज क्या हो, त्वरित गति करने लगे, तब हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। तो इन सब में जो रोल प्ले कर रहा है वो है चार्ज। तो अब क्यों ना हम इस चार्ज का जो एक्चुअली में ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसकी भी जानकारी लें। तो आइए अब समझते हैं कि आवेश क्या होता है और आवेश का मतलब कितने प्रकार के आवेश होते हैं, उसकी क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका हम स्टडी करेंगे। देखिए मैंने इसको अभी इसलिए बताया क्योंकि इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे उसमें जो जो चीज़ें आते जाएंगी उसका भी स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आप अभी आपके जानकारी के लिए केवल ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो स्टडी था उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली हम स्टडी ऑफ चार्ज की बात करते हैं, जिसमें चार्ज जब स्थिर था तब हमने बताया कि ये जो भौतिकी की शाखा थी जिसको हम बता रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब गतिशील था तो हमने बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा विद्युत की बात कही थी, और जब वो एक्सेलरेटेड मोशन करे, त्वरित गति करे, तब हमने उसको बताया कि वह जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है या जिसको हम वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। तो इन सब में हमने देखा कि आवेश जो होती है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आइए अब समझते हैं जो स्थिर वैद्युत है उसमें आवेश का जो कंसेप्ट है या हम और कहाँ कहाँ पर इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने यदि बचपन में देखा होगा तो बचपन में हम देखते हैं कि अब एक कंघी लेते हैं और कंघी को हम क्या करते हैं, सूखे बालों में यदि हम उसको चलाते हैं और जब हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो है उसको आकर्षित करने लगता है कंघी उन छोटे छोटे टुकड़ों को। और भी यदि हम अन्य उदाहरण देखें अपने डे टू डे लाइफ में तो आप देखेंगे कि जैसे हम देखा होगा कि बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो वो जो तड़ित होता है जहाँ पर हम बोल सकते हैं एक हमको बिजली दिखाई देती है, तो वो देखेंगे कि वो एक्चुअली में आवेश का संग्रहण होता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। तब हमें वो गर्जन जो होती है, गर्जन के साथ हम देखते हैं कि बिजली जो गिरती है, ये आपने देखा होगा। और एक सबसे अच्छा उदाहरण यदि हम देखें तो जैसे आप देखेंगे कि शुष्क दिनों में यदि हम स्वेटर पहने हैं, जब हम स्वेटर को निकालते हैं तो कुछ आप देखेंगे कि वहाँ पर चरचर की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और यदि और भी अन्य उदाहरण यदि आप देखना चाहें, आप खुद जानते होंगे, जैसे आप फाइबर का कोई चेयर है उसको आप रेशम के कपड़े से आप यदि उसको मारते हैं तो अब क्या होता है, वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब उदाहरण हम बचपन से करते हुए आए हैं। तो आइए आज समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि आवेश, जैसे मैंने कहा था ना अभी इसके पहले भी, कि मैकेनिक्स में तो हम जो विजिबल या दृश्य वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे जो हमें एक्चुअली में दिखाई नहीं देते। जैसे अभी हम वही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या हिस्ट्री है आवेश का। तो हम बात कर रहे हैं जो आवेश है उसके बारे में, कुछ जो वैज्ञानिक रहे। जैसे आप जानते होंगे एक वैज्ञानिक थे 6वीं शताब्दी में, जिनका नाम था, 6वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स को यूनान वैज्ञानिक का जनक माना जाता है, उनका संस्थापक माना जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, थेल्स ने देखा था कि जो एम्बर होती है, एम्बर एक रेजिनी पदार्थ होता है जो कि बाल्टिक सागर में पाया जाता है। तो एम्बर की बात इन्होंने कही थी कि एम्बर को यदि हम घर्षण करें तो घर्षण करने के पश्चात ये कागज़ की छोटी छोटी टुकड़ों को या अन्य जो कण होते हैं उनको आकर्षित करने का इसमें क्या पाया गया था, गुण पाया गया था। एम्बर को हम घर्षण करें तो क्या पाया जाता है, इसमें आकर्षित करने का गुण पाया गया, अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं, 6वीं शताब्दी की। फिर जब हम देखते हैं 6वीं शताब्दी के बाद 16वीं शताब्दी में जब महारानी एलिजाबेथ के समय में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी कहा कि एम्बर जो होता है वह अत्यधिक न्यून मात्रा में छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का इसमें गुण पाया गया। फिर जब हम बात करें 1646 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, 1646 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थॉमस ब्राउन। कौन से वैज्ञानिक हुए, थॉमस ब्राउन। तो इन्होंने क्या कहा, थॉमस ब्राउन ने ये कहा कि ये जैसे वस्तुएं, ये एम्बर है, तो एम्बर ने क्या किया कि बाकी वस्तुओं को आकर्षित करने का इसमें गुण देखा गया। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई किसी पदार्थ में किसी अन्य वस्तुओं को यह जो आकर्षित करने का गुण है उसको इन्होंने कहा, इसका नाम इन्होंने दिया था उस समय इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया था, यह जो छोटी छोटी वस्तुओं को या अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण किसी पदार्थ में पाया गया उसको इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये देखिए आपने कहा कि एम्बर, तो एम्बर का जो एक्चुअली में ग्रीक नाम है, ग्रीक में इसका जो नाम होता है इलेक्ट्रम होता है। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रम से ही आया है, इलेक्ट्रम से क्या आया है, इलेक्ट्रिसिटी। चूँकि हम आवेश की बात कर रहे हैं, अब देखिए ये जो कुछ बात अभी हो रही थी, अभी हमने आवेश को परिभाषित नहीं किया, आपको थोड़ा सा हम हिस्ट्री बता रहे हैं कि किस तरीके से हम उस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ में, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये एक ऊर्जा थी, क्या था, पदार्थ को आकर्षित करने की एक जो गुण थी या जो एनर्जी थी। तो किसी पदार्थ में जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, तो उस ऊर्जा को हमने क्या कहा, विद्युत ऊर्जा कहा। ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा क्या है, तो विद्युत ऊर्जा किसी पदार्थ का अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण था वो क्या कहलाता है, आपका विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा समझ में आ गया होगा। अब एक और आती है, और एक जो इम्पोर्टेंट इसमें नाम हम समझना चाहेंगे, देखिए आवेशित पदार्थ क्या होता होगा। तो देखिए ये हमने बताया विद्युत ऊर्जा। तो देखते हैं आवेशित पदार्थ क्या होता है।
तो वह पदार्थ जिसके कारण या जो पदार्थ अन्य पदार्थों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, तो हम क्या कहेंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण था, तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ क्या हो गया, आवेशित पदार्थ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आवेशित विद्युत ऊर्जा और क्या मैंने बताया, एक आपको आवेशित पदार्थ। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि आवेशित पदार्थ क्या होगा। यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा क्या था, तो विद्युत ऊर्जा किसी पदार्थ का वह गुण या उस जो अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, वो क्या था आपका विद्युत ऊर्जा। और आवेशित पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ का वह गुण जिससे वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वो क्या आपका, उस पदार्थ को हमने क्या कहा, आवेशित पदार्थ कहा। क्लियर है, ये याद रखना। ऊर्जा जो था वो विद्युत ऊर्जा कहलाया और जो पदार्थ का वो जो गुण था जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था, वो आवेशित पदार्थ कहलाता है। तो देखिए आपने ये छोटा सा एक हिस्ट्री हमने देखा, क्योंकि हमको ज़्यादा हिस्ट्री पर फोकस नहीं करना है, उतना डेप्थ पढ़ना नहीं है हमको, मेन जो हमको समझना है वो है आवेश का। तो अब हम आते हैं आवेश पर, तो आवेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम आवेश में क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो देखिए आवेश को जानना है तो कैसे आया आवेश, क्या होता है, अभी हमने ये बात कही। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम्बर को क्या कर रहे थे, हम घर्षण कर रहे थे। तो ये जो विद्युत ऊर्जा था ना, उसको कभी कभी स्थिर वैद्युत को हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ऊर्जा जो आई थी, ऊर्जा किस कारण आ रही थी, घर्षण करने से आ रही थी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आवेश जो होता है वह किसी भी जो मूल कण होता है उसका एक अंतर्निहित गुण होता है। आवेश क्या होता है, आवेश को यदि हम सबसे पहला समझने का प्रयास करें तो किसी भी या मूल कणों का, ये क्या होता है, मूल कणों का एक अंतर्निहित गुण होता है। तो अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि पदार्थ जो है अणु से मिलकर बना होता है, अणु जो है परमाणुओं से, और परमाणु के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें विपरीत आवेशों के कारण एक आकर्षण बल काम करता है, साथ ही साथ समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल देखने को मिलता है। इसका आगे हम जिक्र करेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आवेश का जो नॉमेनक्लेचर था या उसका जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम देखते हैं, उसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम देखने को मिलता है। और तीसरा जो हम देखते हैं कि आवेश जो होता है एक प्रकार की क्या है, एक अदिश राशि होती है। क्या होती है, आवेश अदिश राशि होती है। अब देखिए अभी इतने तक ही आपको मैंने बताया है। अब देखिए आगे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम इसके बारे में और जानकारी एकत्रित कर पाते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, हम एक हम रॉड ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक रॉड है, ये कोई कांच का छड़ है, और कांच को छड़ को हम एक रेशम का कपड़ा ले लेते हैं, इसके साथ इसको हम रगड़ते हैं। रगड़ने से हम देखते हैं कि इसमें एक प्रकार का ये आवेश उत्पन्न हो गया। अब हम ये कोई कांच का छड़ था, अब ऐसे ही हम कोई दूसरा कांच का छड़ ले लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा कांच का छड़ लेते हैं, उसको भी रगड़ते हैं, और रगड़ने के पश्चात किससे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात हम इसको पहले जो हमने ए कांच को जो रगड़ा था ये बी हो गया, इसके पास में लाते हैं, और इसको हमने किससे बांध के रखा हुआ है, किसी रेशम के धागे से बांध के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि जब ए और बी आपस में किसको रगड़ा गया है, किससे रगड़ा गया है, इसको रेशम के कपड़े से, दोनों को जब आपस में पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से ये दूर जाते हैं, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ऐसे यदि हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया। यदि एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये तो कांच की छड़ था, अब हम एबोनाइट के छड़ ले लेते हैं, और एबोनाइट के छड़ को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। कौन से कपड़े से, ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो इसमें भी एक प्रकार का यहाँ आवेश उत्पन्न हो गया, एक प्रकार की, ये देखिए आवेश उत्पन्न हो गया। और सॉरी, ये आवेश होता है आपका ऋण आवेश, ध्यान रखिएगा। तो ये एक कोई सी नाम का कोई एक एबोनाइट की छड़ थी। अब दूसरी एक और हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये भी एक एबोनाइट का ही छड़ होगा, और ये डी कोई दूसरी एबोनाइट की छड़ है, इसको भी ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो इसमें भी एक प्रकार की आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि घर्षण कर रहे हैं, तो बार बार यहाँ पर ध्यान रखिए, घर्षण विद्युत की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए सी और डी नामक छड़ हैं, इनको जब हम क्या कर रहे हैं, अभी घर्षण करने के पश्चात आप देखेंगे कि इनमें एक प्रकार से
ये आवेश आ गया। अब इनको भी पास पास लाते हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पहला तो ये है कि आपने जब ऊनी रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ा तो इसमें एक प्रकार से आवेश आया और वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार का गुण यहाँ पर देखने मिला। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए विपरीत प्रकार का आवेश है, लेकिन क्या है ये भी एक दूसरे को ये देखो विपरीत प्रकार मतलब ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश, ये ऋण आवेश, तो ये अलग प्रकार का आवेश है। लेकिन ये यदि ऐसे एक ही प्रकार के आवेश को पास पास ला रहे हैं तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट ये निकालेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक कांच का छड़ ले लेते हैं, एक कांच का छड़ ले लेते हैं, अर्थात जिसको हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ है, ये आपका रेशम का कपड़ा है ना, रेशम के कपड़े, इसको ध्यान रखना, और ये ऊनी का कपड़ा है। अब देखिए जब हम इस ए को ले आते हैं और सी को ले आते हैं पास पास में, ए और सी को जब हम लाते हैं तो हम देखते हैं ये सी वाला जब आएगा कौन सा है, ये एबोनाइट का रॉड, और ये तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा आवेश था, धन आवेश था, इसमें कौन सा आवेश था, ऋण आवेश। तो अब ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या गुण पाया गया, आकर्षण का। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिकर्षण का। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाती है। आप यदि देखेंगे कि एक वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उन्होंने यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाले, यहाँ पर क्या क्या निष्कर्ष निकल पा रहे हैं। देखिए एक तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सजातीय आवेश थे, क्योंकि कांच से जो उत्पन्न हुआ था उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको कांचाब कहा था। क्या कहा था, कांचाब। और जो आपका कांच से जो उत्पन्न हुआ उसको कांचाब, और जो एबोनाइट की छड़ से हुआ उसको उन्होंने रेजिनी कहा था। क्या कहा था, रेजिनी। इसको ध्यान रखिएगा, कांचाब और रेजिनी। इसको हम आगे चल करके धनावेश के नाम से भी जानते हैं और इसको क्या जानते हैं, ऋण आवेश के। तो ये आवेश के दो प्रकार हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा आवेश जो होता है मूल कणों का अंतर्निहित गुण होता है और इसका मात्रक कूलाम होता है, यह एक अदिश राशि होती है। और आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के देखने के मिले हमको, एक आपने देखा धनावेश और एक हमने देखा धनावेश, और दूसरी क्या आ गई इसी में आप लिख सकते हैं ऋण आवेश। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि आवेश कितने प्रकार के हो गए, यहाँ पर हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो देखिए आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ को जब हम घर्षण करते हैं तो उसमें एक प्रकार की जो गुण उत्पन्न हो गई। इसके पहले तो हमने ऊर्जा की बात कही थी कि वह ऊर्जा जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था वो विद्युत ऊर्जा था। और जो पदार्थ है ना, जिस पदार्थ में इस प्रकार की जो गुण आ गई उसको हमने कहा कि पदार्थ आवेशित हो गया, या उसको बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड हो गया। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि वह गुण जिसके कारण, है ना, ये देखिए अभी हमने क्या बात की कि घर्षण करने के कारण पदार्थ में एक प्रकार का जो गुण आ गया और उसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये बात हमें अभी ध्यान रखनी है कि आवेश का क्या मतलब हुआ। तो वह गुण जिसके कारण आपने देखा पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित कर रहा था। तो देखिए एक ऐसा गुण था, तो उसी गुण को हमने क्या कहा, आवेश का नाम दिया। और जिस पदार्थ में इस प्रकार का गुण उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं आवेशित पदार्थ। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गई और हमने छोटी छोटी बातें कर ली। अब देखिए यहाँ पर एक जो इससे रिजल्ट जो निकला, उससे क्या रिजल्ट निकला आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप कांच की छड़ देख रहे थे और रेशम के कपड़े देख रहे थे। तो यहाँ पर आप एक रिजल्ट ये बताएंगे कि एक जो धन आवेश था और यहाँ पर भी एक धन आवेश था इनमें, या फिर यहाँ पर आपने देखा ऋण आवेश देखा, यहाँ पर भी ऋण आवेश देखा, है ना। तो इनमें किस प्रकार का गुण, तो इसको बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं इसको, सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेशों में कौन सा गुण पाया जाता है, सजातीय आवेशों में आपने देखा था प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, सजातीय आवेशों में कौन सा गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का। और जैसे हमने कहा कि धन आवेश, ऋण आवेश या ऋण आवेश और धन आवेश, इसको हम कहते हैं विजातीय। क्या कहते हैं इसको हम, विजातीय आवेशों में हम देखते हैं कि विजातीय आवेशों में जो होता है वो आकर्षण का गुण पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या था, ये प्रतिकर्षण। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में आप देखेंगे कि एक दूसरे से ये दूर जाते हैं तो प्रतिकर्षण था, अर्थात इसको हम कहते हैं इसमें दुश्मनी होती है, इसमें दोस्ती होता है। ये देखिए दोस्ती की बात कर रही है, तो हम क्या करें, जिससे विपरीत प्रकार के आवेशों में अक्सर क्या होता है, दोस्ती होता है या आकर्षण होता है। तो ये आप
इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी हमने केवल आपको ये बताया हुआ है कि आवेश का जो दो तीन बातें जो हमने अभी सीखा है, क्योंकि इसके गुण तो अभी हमको जानना है। फिलहाल हमने अभी ये केवल इतना ही समझा है कि आवेश क्या होता है और उसके जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं और उसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है।